जय हिंद। आज हम रेडियो धर्मिता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि अपने आप में बहुत भारी होते हैं, ये क्या करते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं और टूटने के साथ साथ ही रेडिएशंस निकालना शुरू करते हैं। तो जो एलिमेंट्स रेडिएशंस निकालते हैं उनको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स अपने आप में बहुत भारी होते हैं और इनमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कहीं ज़्यादा होती है, जैसे कि यूरेनियम 235 की बात करते हैं। यूरेनियम के पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है? जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा? 92। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, 235 माइनस 92 143। तो आप देख रहे हो यूरेनियम के बाद न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कहीं ज़्यादा है, तो यूरेनियम टूटना शुरू कर देता है। अगर यूरेनियम टूटना शुरू करता है तो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है। तो क्योंकि यूरेनियम अपने अंदर रेडिएशंस निकालता है, इसको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियो सक्रिय तत्व। तो रेडियो सक्रिय तत्व की खास बात क्या होती है? ये बहुत भारी होते हैं, इनके पास न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कहीं ज़्यादा होती है, तो इसी चक्कर में ये टूटने लगते हैं। जब ये टूटते हैं तो अपने अंदर से क्या निकालते हैं? रेडिएशन निकालते हैं। अच्छा, आप बताना, थोरियम क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? थोरियम आप देखोगे थोरियम बहुत भारी है और इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कहीं ज्यादा है। प्रोटॉन की संख्या इसके पास है 90, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 232 माइनस 90 इक्वल्स टू 142। तो आप देख रहे हो इसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कहीं ज्यादा है, तो थोरियम भी टूटना शुरू कर देता है और अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा। तो थोरियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। ऐसे ही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है प्लूटोनियम। 3 याद रखना, प्लूटोनियम। अच्छा, ये बताइए कैल्शियम क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? क्या कैल्शियम अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा? चेक कर लेते हैं। कैल्शियम का जो मास नंबर होता है 40, एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम के पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 20। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 40 माइनस 20 20। तो क्योंकि कैल्शियम के पास प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो कैल्शियम स्टेबल है, यानी टूटेगा नहीं तो ये रेडिएशंस नहीं निकालेगा, यानी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मास नंबर होता है 24, एटॉमिक नंबर होता है 12। इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 12। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 24 माइनस 12 12। क्योंकि मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो मैग्नीशियम टूटेगा नहीं तो रेडिएशन नहीं निकालेगा, और ये रेडिएशन नहीं निकालेगा तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एक देश के सबसे महान वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था डॉक्टर होमी भाभा। तो पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जो जहांगीर होमी भाभा थे, उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 में हुआ था।
बहुत ही अमीर खानदान में पैदा हुए थे, बचपन में पढ़ने में बहुत तेज थे, तो परिवार ने इंजीनियरिंग करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए वो। उनकी मुलाकात वहाँ पर डेरिक नाम के वैज्ञानिक से होती है। तो डेरिक को देखते देखते उनका इंटरेस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में बन गया। तो घर वालों के सामने उन्होंने अपनी इच्छा रखी कि मैं न्यूक्लियर साइंस में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो घर वालों ने कहा कि देख भाभा, इंजीनियरिंग में इतना पैसा लगा है तो पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो मन करे वो करना। तो भाभा ने इंजीनियरिंग पूरी करी। इंजीनियरिंग पूरी करने के तुरंत बाद ही उन्होंने रिसर्च चालू कर दी थी। वो कॉस्मिक रेज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ समय बाद एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उस रिसर्च पेपर की सराहना की और देखते ही देखते कुछ समय में भाभा दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक बन गए। कुछ समय बीता, 1939 में वो भारत आए और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वो भारत से वापस जा नहीं पाए। यहीं से भारत की तकदीर बदलने वाली थी। तो काफ़ी टाइम तक इंडिया में रहे। तो उनके मन में विचार आया कि देखो, यदि मुझे न्यूक्लियर साइंस में रिसर्च करनी है तो क्यों ना मैं भारत में रहकर ही कर लूँ, बात तो एक ही है। तो रिसर्च करने के लिए चाहिए होता है पैसा। तो टाटा के परिवार के लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। तो 1945 में वो टाटा के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं साइंस में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो टाटा ने उन्हें डोनेशन दिया और 1945 में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आज के टाइम में उस इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल लेवल की मैथ साइंस में रिसर्च चलती है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? 1945 में उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र। क्योंकि उन्होंने खोला तो हेड भी कौन होंगे? भाभा। तो जिस दिन से भाभा इंडिया में आए थे उसी दिन से नेहरू की नज़र भाभा पे थी। उन्हें भाभा की प्रतिभा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो आज़ादी के तुरंत बाद नेहरू ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी खोला, परमाणु ऊर्जा आयोग, और उसका भी हेड भाभा को बनाया। थोड़ा टाइम और बीता, साल आया 1954। नेहरू ने मुंबई के ट्राम्बे में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाई। उस बिल्डिंग का नाम रखा एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। उसका हेड भी किसको बनाया गया? भाभा को बनाया गया। और भाभा की मृत्यु के बाद इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? बार्क।
जिसको हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं। कहां पर है ये? ट्राम्बे में, मुंबई। तो भाभा की देखरेख में एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट पर काम चल रहा था। ठीक 2 साल बाद यानी 1956 में भाभा ने भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगा डाला। कहां पर लगाया जाता? बार्क में। 1956 में भारत ने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लगा हुआ है। इसकी शेप स्विमिंग पूल जैसी है, स्विमिंग पूल। धीरे धीरे और टाइम बीता, समय आया 1962। भाभा की देखरेख में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनकर तैयार हो गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां पर है? तारापुर, महाराष्ट्र में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बिजली बनाई जाती है, उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां पर था? कब बना था? 1962 में, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या नाम था इसका? तारापुर। और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। किसकी देखरेख में बना था ये? भाभा की। तो भारत परमाणु ऊर्जा की उपलब्धि की तरफ अग्रसर था। समय आया 1965। भाभा को किसी रेडियो स्टेशन पर इनवाइट किया गया, तो भाभा उस रेडियो स्टेशन पर बोल के आ गए कि अगर मेरा बस चले तो मैं 1 साल के अंदर अंदर एटम बम बना दूं। भाभा तो बोल के आ गए, लेकिन अमेरिका घबरा गया। तो 1966 में अमेरिका ने उनके प्लेन में बम फिट करवा दिया और उनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता? एक वेबसाइट है tbr.org, उसके एक पत्रकार हैं ग्रेगरी डोगलास। तो वो एक CIA एजेंट, अमेरिका की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है CIA, तो उसके एजेंट है रॉबर्ट टी क्रोली। उसका इंटरव्यू ले रहे थे, तो रॉबर्ट टी क्रोली ने कहा कि भाभा दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक आदमी था, इसलिए उसको मारा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो भी चाहते थे कि देश परमाणु संपन्न बने। तो भाभा की मृत्यु से 13 दिन पहले उनकी भी मृत्यु हो गई ताशकंद में। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के पीछे भी अमेरिका जिम्मेदार था। तो ये 1966 का जो साल था भारत के लिए काफ़ी खराब साल रहा। तो जो भाभा के अंडर वैज्ञानिक काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम भाभा के सपने को पूरा करेंगे किसी भी कीमत पर। भाभा 1 साल में बना देते ना एटम बम, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे, लेकिन भाभा के सपने को पूरा करके रहेंगे। तो ठीक भाभा की मृत्यु हुई थी 1966 में। ठीक 8 साल बाद यानी 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। भारत ने अपना पहला एटम बम बनाया, पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है पोखरण।
इस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। और इसकी एग्जैक्ट डेट है 18 मई 1974। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? 18 मई 1976 में। कहां पर किया था? राजस्थान पोखरण में। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में। मैं हटा दूं इसको। देखो यहां से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। 1945 में टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र की नींव कब रखी गई थी? 1945 में रखी गई थी। इसके हेड कौन थे? भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? 1948 में बना था। इसके हेड कौन थे? भाभा। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट कब बना था? 1954 में। या बार्क कब बना था? 1954 में। कहां पर है ये? ट्राम्बे, मुंबई में। इंडिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। इसकी शेप कैसी है? स्विमिंग पूल जैसी है। कहां पर रखा हुआ है ये? बार्क में रखा हुआ है, बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रखा हुआ है। भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 18 मई 1974 में, पोखरण, राजस्थान में। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया 11 मई 1998 में, राजस्थान पोखरण में ही किया था। तो दुनिया देखती की देखती रह गई। तो थोड़ा एटम बम के बारे में अब जान लेते हैं। एटम बम। एटम बम 1945 में बनाया गया था दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए। अमेरिका ने बनाया था। और किस वैज्ञानिक ने बनाया था? रॉबर्ट ओपनहीमर। जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर हमला कर दिया था, तो अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए जापान पर 2 एटम बम फेंके 1945 में। और इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। पहला एटम बम फेंका 6 अगस्त 1945 में, और उस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। यह फेंका था हिरोशिमा पर। ठीक 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर दूसरा एटम बम फेंका। उस एटम बम का नाम था फैटमैन। ये नागासाकी पर फेंका। और जापान के लोग आज तक उस एटम बम का खामियाजा भुगत रहे हैं। तो अमेरिका को काफी पछतावा हुआ था, है ना। होता क्या है कि दुश्मन को सब चोटिल करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर कोई दुश्मन को जरूरत से ज़्यादा चोटिल कर लेता है तो चोट पहुंचाने वाले को भी कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि यार इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। तो यही हाल अमेरिका के साथ हुआ कि अमेरिका को लगा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो जो रॉबर्ट ओपनहीमर है वो कहते हैं कि भाई ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने एटम बम का निर्माण किया। एटम बम किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन होता क्या है, इतनी बात आप नोट करिए, फिर बताता हूं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा,
एटम बम की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ओपनहीमर ने। हिरोशिमा पर कब बम फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 को। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। नागासाकी पर कब बम फेंका गया? 9 अगस्त 1945 को। उस बम का नाम क्या था? फैटमैन। एटम बम किस प्रिंसिपल पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अभी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। फिजन का मतलब है टूटना। जब कोई एक चीज बहुत सारी चीजों में टूट रही हो उसको कहते हैं विखंडन। जैसे इसमें क्या होता है, कोई बड़ा सा एटम दो छोटे छोटे एटम में टूट रहा होता है। इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, काफी ज्यादा ऊर्जा निकलती है इस प्रक्रिया में। तो एटम बम किससे बनता है? यूरेनियम और थोरियम से बनता है, यूरेनियम या फिर थोरियम। एटम बम की प्रक्रिया में क्या होता है, जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम ये दो छोटे छोटे एटम में टूटता है, जिसका नाम क्या होता है? बेरियम और क्रिप्टन। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा मनुष्य जाति और पृथ्वी पर जितनी भी जिंदगियां हैं उनके लिए काफी खतरनाक होती है। और जो न्यूक्लियर फिजन होता है ये अनकंट्रोल्ड होती है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड। एक बार एटम बम फट गया तो जो उससे ऊर्जा निकलेगी वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, वो होती है अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित। अनियंत्रित। जबकि न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में हम जो ऊर्जा निकलवाते हैं वो अपनी मर्जी से निकलवाते हैं, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फिजन होती है वो कंट्रोल्ड होती है, याद रखना, कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित। न्यूक्लियर फिजन की जो खोज करी थी वो करी थी ओटो हेन ने। ओटो हेन ने। तो 3-4 चीजें याद रखना। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा सा एटम दो छोटे छोटे एटम में टूट रहा होता है, इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती है। इसकी खोज ओटो हेन ने करी थी न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन पर कौन कौन काम करता है? एक काम करता है एटम बम। क्या काम करता है ये? एटम बम, इस पर काम करता है एटम बम। और एटम बम में भी कौन सा फिजन होता है? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है, यानी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। अगर एक बार एटम बम फट गया तो जो उससे हीट निकलेगी उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो सर्वनाश या तबाही मचा के रहेगी। न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम हीट उत्पन्न कराते हैं वो कंट्रोल्ड होती है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका इस्तेमाल होता है? तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल होता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का इस्तेमाल
होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर लेता हूँ। आपने कुछ सुना है टर्म, टेक्निकल टर्म होते फ्यूजन सॉन्ग। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सचर। अगर मैं कहता हूँ कोई मैंने गाना बनाया है जो कि पंजाबी और हरियाणवी सॉन्ग का फ्यूजन है, यानी पंजाबी और हरियाणवी सॉन्ग को मैंने मिक्स करके एक गाना बनाया है, उसको कहूँगा मैं पंजाबी हरियाणवी फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स करना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे एटम फ्यूज होके एक बड़ा सा एटम बना देते हैं। ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है। अगर एक बार हो गई तो इसमें हीट बहुत ज्यादा निकलते हैं, बहुत ज्यादा हीट। जो हीट न्यूक्लियर फिजन में निकलते है उससे भी ज्यादा हीट इसमें निकलती है। तो ये प्रोसेस सन पर होता है और ये हाइड्रोजन बम में भी इसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब। और इस प्रोसेस में जो हीट निकलते है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो ये अनकंट्रोल्ड ही होती है। ये क्या होती है, अनकंट्रोल्ड। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी हंस बेथे ने, हंस बेथे। हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज किसने करी थी, याद रखना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एडवर्ड टेलर ने। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। मैंने बताया ना इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन होती है वो कंट्रोल्ड होती है। देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, काम कैसे करता है। पहले इतनी बात नोट करिए, न्यूक्लियर रिएक्टर ये होता कैसा है, दिखता कैसा है, थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ। ये पानी की टंकी है ना, मैंने एक पानी की टंकी ली, इसमें मैंने हैवी वाटर भरा यानी भारी जल भरा। भारी जल, इसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना कितना होता है, 101.4 डिग्री सेल्सियस। जो इसका क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। ये मॉडरेटर का काम करता है, मंदक का काम करता है, मॉडरेटर है ना, अभी बात करेंगे इसकी। तो इसमें क्या करा मैंने, भारी पानी लिया, भारी जल, इसमें मैंने दो कंट्रोल रोड लगाई, एक लगाई बेरियम की, दूसरी लगाई कैडमियम की। बेरियम और कैडमियम, ये क्या होते हैं, कंट्रोल रोड्स होती हैं, नियंत्रक छड़ होती हैं। अभी बात करेंगे क्या काम करती है। ये क्या होते हैं, कंट्रोल रोड, कंट्रोल रोड। इसमें मैंने फ्यूल का इस्तेमाल करा। फ्यूल मैं लेता हूँ, यूरेनियम ले सकता हूँ या थोरियम ले सकता हूँ। ये मैंने फ्यूल की रोड लगाई इसमें, फ्यूल की रोड, ये फ्यूल है।
ये मैंने फ्यूल की रोड लगाई, ये फ्यूल का नाम क्या है? यूरेनियम। आप जानते हैं 1 किलो यूरेनियम से 24,000 मेगावाट तक की बिजली हम उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ 1 किलो यूरेनियम से। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कई सारे पार्ट्स होते हैं। एक होता है, हमने क्या पढ़ा, एक तो होता है फ्यूल यानी ईंधन जिससे ऊर्जा हम निकालेंगे, दूसरा होता है कंट्रोल रोड, तीसरा होता है मॉडरेटर, चौथा होता है कूलेंट। कूलेंट यानी शीतलक। कूलेंट के तौर पर हम ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, या हम नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडरेटर के तौर पर हम D2O का इस्तेमाल करते हैं, यानी हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हैवी वाटर ऑप्शन में नहीं है तो फिर ग्रेफाइट ऑप्शन में होगा। कंट्रोल रोड बैरियम और कैडमियम की बनी होती है। जो फ्यूल होता है, ईंधन, हम यूरेनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोरियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूटोनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होता क्या है देखना, ये यूरेनियम था, यूरेनियम। मैं क्या करता हूं, यूरेनियम पर एक खींच के न्यूट्रॉन मारता हूं बहुत तेज स्पीड से। क्या मारता हूं मैं? एक खींच के न्यूट्रॉन मारता हूं बहुत तेज स्पीड से। यूरेनियम से मैंने क्या टकराया? एक न्यूट्रॉन टकराया बहुत तेज स्पीड से। तो जो यूरेनियम का एटम होगा, ये दो छोटे छोटे एटम में टूट जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? बैरियम प्लस क्रिप्टन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो क्योंकि एक एटम दो छोटे छोटे एटम में टूट रहा है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है किस पे काम करता है? न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो एक न्यूट्रॉन के बदले यहां पर 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, है ना। मैंने एक न्यूट्रॉन मारा खींच के, इससे 3 न्यूट्रॉन निकले, है ना। तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 3 से 9 निकलेंगे, 9 से 27 निकलेंगे, ऐसे चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है। तो हमें तो बिजली बनानी है। अब ऐसा तो है नहीं हमने बिजली बनाने के चक्कर में ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया और साथ में हम ही मर गए। तो भाई ऐसा ना हो कि एक न्यूट्रॉन के बदले 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, 3 न्यूट्रॉन ना निकलें, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने 2 कंट्रोल रोड लगाई, बैरियम और कैडमियम की। ये कंट्रोल रोड क्या करती हैं? जो एक्स्ट्रा 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो एक्स्ट्रा 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि चेन रिएक्शन शुरू ना हो। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब ये जो हैवी वाटर, इसका काम क्या होता है? ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, तीनों न्यूट्रॉन बहुत तेज स्पीड से निकलते हैं, ताकि तबाही ना मचा दे। तो न्यूट्रॉन की स्पीड हमें धीरे करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रॉन की जो स्पीड हम धीरे करते हैं वो मॉडरेटर से करते हैं। मॉडरेटर कौन होता है? हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट। अच्छा, इस न्यूक्लियर रिएक्टर ने बहुत ऊष्मा पैदा कर दी। अब इस ऊष्मा का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इस टंकी से क्या जुड़े होते हैं? एक पानी की टंकी से जुड़ी होती है, इसमें भरा होता पानी, है ना। इसमें भरा होता पानी। तो जो इसमें हीट बनी, ये हीट इस पानी में जाएगी और पानी उबल जाएगा, और वो पानी किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। अब ये जो पाइप होता है किसी टरबाइन से कनेक्टेड होता है।
अब ये भाप इस टरबाइन से टकराएगी, टरबाइन को घुमाना शुरू कर देगी, टरबाइन घूमेगा तो बिजली बन जाएगी। तो समझ रहे हो, हम न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? बिजली बनाने में करते हैं, है ना। तो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल होता है वो यूरेनियम का भी हो सकता है, थोरियम का भी हो सकता है, प्लूटोनियम का भी हो सकता है। अच्छा, थोरियम से याद आया, बताइए दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पर पाया जाता है? आंसर क्या होगा इसका? भारत। तो लिख लो, दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में पाया जाता है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं। जैसे जब यूरेनियम टूटता है तो उसे 3 तरह की रेडिएशंस निकलेंगी। एक लिख लेंगे अल्फा, एक लिख लेंगे बीटा, एक लिख लेंगे गामा। अल्फा, बीटा, गामा में से जो एनर्जी या फिर पेनिट्रेशन पावर होती है ऊर्जा या फिर भेदन क्षमता, वो गामा की सबसे ज़्यादा होती है, फिर होते बीटा की, सबसे कम होती है अल्फा की। भेदन क्षमता क्या होता है? भेदने की क्षमता। जैसे कोई मोटी सी लोहे की दीवार है, इस दीवार के अंदर से मैंने 3 रेडिएशंस भेजी। एक भेजी मैंने बीटा, एक भेजी मैंने गामा, एक भेजी मैंने अल्फा। तो दीवार के सबसे ज़्यादा अंदर जाने की क्षमता होगी गामा की, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता, भेदने की क्षमता, छेद करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो आप पाओगे इस लोहे की दीवार के अंदर सबसे ज़्यादा दूरी तक जाएगी गामा। गामा से थोड़ी कम भेदने की क्षमता बीटा की है, बीटा की ऊर्जा कम है तो ये थोड़ी कम दूरी तक जाएगी। और गामा की दूरी सबसे कम होगी लोहे की दीवार के अंदर, सॉरी अल्फा की दूरी सबसे कम होगी। तो एनर्जी या फिर पेनिट्रेशन पावर गामा की ज़्यादा होती है, फिर होती है बीटा की, सबसे कम होती है अल्फा की। एक होती है आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है अल्फा की, अल्फा से कम होती है बीटा की, सबसे कम होती है गामा की। आयोनाइजेशन का मतलब होता है चार्ज। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड देखें तो अल्फा के ऊपर +2 चार्ज होता है, बीटा के ऊपर -1 चार्ज होता है, गामा के ऊपर होता है 0 चार्ज। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो अल्फा के ऊपर 2 चार्ज है, बीटा के ऊपर 1 चार्ज है, गामा के ऊपर 0 चार्ज है। तो जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी। तो इसलिए अल्फा की आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा, फिर बीटा की, सबसे कम होगी गामा की। अच्छा, अब बात करते हैं यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग की। है ना, एक होता है कार्बन डेटिंग, एक होता है यूरेनियम डेटिंग। जब कोई लिविंग थिंग मर जाती है तो वो लिविंग थिंग कितने देर पहले मरी उसकी जांच करने के लिए हम कार्बन डेटिंग करते हैं कि लिविंग थिंग की डेथ कितनी देर पहले हुई। उसकी जांच करने के लिए किए जाते हैं कार्बन डेटिंग, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कार्बन से बनी हुई हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंदर लगातार कार्बन की संख्या कम होती जाती है। तो जितने ज़्यादा कार्बन की संख्या कम होगी तो व्यक्ति उतनी देर पहले मर चुका होगा।
जबकि यूरेनियम डेटिंग क्या होती है, ये नॉन लिविंग थिंग की एज पता लगाने के लिए की जाती है, नॉन लिविंग थिंग की एज पता लगाने के लिए की जाती है कि पृथ्वी कितने साल पुरानी है, इसकी जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, यूरेनियम डेटिंग की जाएगी। ठीक है।